बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बिज़नेस स्टैटिस्टिक कोर्स में ये चैप्टर नंबर 3 है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल मेजर्स। आज इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। मेरा अब्दुल्ला नाम है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो कोर्स है इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे मेजर ऑफ लोकेशन कवर करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ एवरेजेस वगैरह हैं, ये कवर करेंगे। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कवर करेंगे, जिसमें रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है। ये जो इसी तरह आप लोग का मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कौन सी है उसको हवाले से कुछ बातें कवर करेंगे। एक अहम थ्योरम आप कवर करेंगे जिसका शेबेशेव थ्योरम कहते हैं, रशियन साइंटिस्ट था, उसके नाम पर है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में डेटा को मजीद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे। और उसमें 5 नंबर समरी और बॉक्स प्लॉट एक खास किस्म का ग्राफ होता है, वो ड्रा करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मेजर ऑफ एसोसिएशन, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए तो उनका आपस में ताल्लुक़ कैसे मालूम करते हैं। याद रखें कि यहाँ से लेके 3.1 2 3 4 तक जितने भी एनालिसिस है, ये एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल की है। ये पहली दफ़ा है कि आप ऐसा एनालिसिस करेंगे जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल एक्स हो गया, एक वाई हो गया, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, एसोसिएशन क्या है। ठीक है, तो इस एसोसिएशन के हवाले से हम इब्तदाई इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। बाकी रह गया ये वेटेड मीन वगैरह, तो ये टॉपिक ऐसा है कि मैं इस टॉपिक्स के अंदर ही रहते रहते इसको कवर कर लूँगा। मेजर ऑफ लोकेशन में मोटी मोटी बात यह है कि इनमें वो मेजर्स हैं कि जिसमें या तो डेटा का सेंटर का अंदाज़ा किया जाता है या डेटा में मुख्तलिफ लोकेशन का। बिलफर्ज आपको कहते हैं कि भाई वो नंबर मालूम करें जिससे 75% ऑब्जर्वेशन छोटी है, तो ये लोकेशन की बात हो गई। तो इसकी अहमियत है हमारे पास ख़ासतौर पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें डेटा के सेंटर को मालूम किया जाता है, वो भी इसमें आ जाएगा। दूसरा है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो ये डेटा में मौजूद वेरिएशन को, वेरिएबिलिटी को, डेविएशन को, स्प्रेड को, या मुख्तलिफ अल्फाज बोलते हैं हम, इन सब को मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी है। और ये टॉपिक्स जो हैं ये क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कौन सी बन रही है, तो उसके अलावा उसके हवाले से पास आइडियाज़ हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो चले जी, हम इस तरह करते हैं कि बस मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, इसके हेल्प के लिए मैंने 10 और वीडियोस छोटी छोटी बनाई हैं जो इस वीडियो के हेल्प के साथ के लिए होंगी। और मैं इस वीडियो में जहाँ भी आपको बताऊंगा कि आप जाके आप हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन पढ़ें, देखें हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। ये इसलिए मैंने किया है कि अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ये सारी कैलकुलेशन रखूँ तो ये खुद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ये, अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर किया है और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पोर्शन मैंने इन वीडियोस में कवर किया है। इस तरीके से ये वीडियो भी छोटी हो गई है और आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल को, और अक्सर औकात मैंने देखा है कि स्टूडेंट को इनमें से 2-4 आते हैं, वो सिर्फ ये एक चाहता है कि वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है या कोवेरियंस और कोरिलेशन के, तो वो सिर्फ उस एक जगह पर जा सके और सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट कर सके ताकि वक्त बचे उसका। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं और ये आपको डायरेक्टली जो है ना यूट्यूब पर इस ख़ास जगह पर जो बताई गई है उस पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और यही चीज़ मैंने आपके साथ जो है ना स्कॉलजी पर शेयर भी कर ली है। मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन में एक तो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको एवरेजेस कहते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड और मीडियन, ये सही सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है।
और मैयर ऑफ लोकेशन जैसे एक मशहूर हमारे पास मैयर ऑफ लोकेशन है परसेंटाइल्स या क्वार्टाइल्स, तो ये हमारे पास मैयर ऑफ लोकेशन है। अब इनमें से हर एक की डिटेल की तरफ आते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज अ मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ये आपको डेटा का सेंटर मालूम करके देता है। इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन को सम कर देते हैं और जो तादाद है उस पर डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि डेटा शुड बी मैयर्ड ऑन इंटरवल स्केल, वो जो मैंने आपको बताया था नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेटा इंटरवल स्केल पे मैयर हो, वरना फिर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। तो कम से कम इंटरवल स्केल हो, रेशियो स्केल हो तो और अच्छा है। अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय म्यू व्हेन कंप्यूट टू फाइंड एंटायर पॉपुलेशन, तो अगर पूरे पॉपुलेशन, लेकिन ये रेयर केस है कि पूरे पॉपुलेशन का डेटा आपके पास होगा। जनरली म्यू आपके पास एक अननोन कांस्टेंट होगा। इसके बजाय हम क्या करते हैं कि सैंपल डेटा से जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसको हम एक्स बार कहते हैं, और हेयर एक्स डिनोट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, तो उस पर आप बार लगा लें तो बस वो अरिथमेटिक मीन को डिनोट करता है। अब आप जाएंगे और एक वीडियो देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, और उसमें आपको इसकी मजीद डिटेल मिल जाएगी। मजीद डिटेल में इधर नहीं बताऊंगा। चलिए जी आगे जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। It is another measure of central tendency. It is computed by taking the nth root of product of observation. तो जो आप ऑब्जर्वेशन है उनके प्रोडक्ट लेते हैं और आखिर में उसका nth रूट लेते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेटा शुड बी मेजर्ड ऑन रेशियो स्केल विद नो जीरोस और नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। ये है कि आपके पास जीरो नहीं होने चाहिए डेटा में और नेगेटिव, वरना ऐसी वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन फिर मालूम नहीं हो सकता। और वी शैल डिनोट ज्योमेट्रिक मीन बाय जी। नाउ वॉच द वीडियो हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। अगेन आप जाएं और ये वीडियो देखें और उसका खुद ब खुद आप जो है ना ज्योमेट्रिक मीन के कैलकुलेशन का फुल प्रोसीजर मुख्तलिफ मौक़ों पर फुल प्रोसीजर आपको फुल एक्सप्लेन किया गया है, फार्मूला भी गिवन है और उसकी कंप्यूटेशन प्रोसीजर भी डिटेल में बताई गई है। अब आते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। is another measure of central tendency. It is defined as the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal observation. तो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज लेकर उनका अरिथमेटिक मीन मालूम कर लेते हैं, जो आंसर आ जाता है उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसमें भी एक अहम बात यह है कि इसमें भी कोई भी डेटा में जीरो ऑफ वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और डेटा शुड बी मेजर्ड ऑन रेशियो के, वरना फिर आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। और हम हार्मोनिक मीन को HCD नोट करेंगे। अब आप जाएं और ये एक वीडियो है, ये देख लें तो आपको हार्मोनिक मीन का फुल प्रोसीजर समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं मोड की तरफ। मोड जो है इट्स अ मीन, इसका मतलब है इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन डेटा, मतलब है वो ऑब्जर्वेशन जो डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना जी। तो एक बात ध्यान में याद रखें कि मोड डेटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड एंड इट कैन इवन हैव नो मोड एट ऑल। ठीक है, तो ये मसले हो सकते हैं। और डेटा शुड बी मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल, तो नॉमिनल स्केल तो सबसे कमज़ोर स्केल है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन हर डेटा का मोड मालूम हो जाता है। अब आप जाएं और ये वीडियो देखें तो आप मोड की कैलकुलेशन आके आपको समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं मीडियन और अदर परसेंटाइल्स की तरफ। ठीक है, और इसके लिए मैं मीडियन नहीं, मैं परसेंटाइल को डिस्कस करूंगा और मीडियन उसका एक स्पेशल केस हो जाएगा। परसेंटाइल क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ लोकेशन, नॉट नेसेसरीली सेंट्रल लोकेशन, या कोई भी लोकेशन हो सकता है। इट्स अ मेजर ऑफ लोकेशन फॉर अ गिवन डेटा सेट। द kth परसेंटाइल इज अ नंबर t सच दैट, तो अगर आप परसेंटाइल के मालूम कर रहे हैं तो उसकी ख़ास बात क्या है? चले वो एक नंबर टी के बराबर है, तो ख़ास बात यह होगी कि एक्स टी से या छोटा हो जाए या उसके बराबर हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी के परसेंट बनी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक्स टी या उससे छोटा हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के परसेंट बनेगी।
और याद रखें कि पी के जो है के परसेंटाइल हो जाएगा, और जिसमें के की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, P0 जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, P100 जो है मैक्सिमम को शो कर रहा है, बाकी P1 फर्स्ट परसेंटाइल को, P2 सेकंड परसेंटाइल को, इसी तरह चलते जाए। मिनिमम ऑब्जर्वेशन P0 हो जाएगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन P100 हो जाएगी। बाकी कुछ खास परसेंटाइल है, जैसे कुछ को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं, जैसे Q1 है तो वो असल में P25 होता है, 25 परसेंटाइल। Q2 जो है वो P50 होता है, यानी सेकंड परसेंटाइल। और Q3 जो है सॉरी परसेंटाइल नहीं, सेकंड क्वार्टाइल। Q2 सेकंड क्वार्टाइल P50 हो जाता है, 50th परसेंटाइल। इस थर्ड क्वार्टाइल जो है Q3 ये P75 होता है। इसी तरह हमारे पास डी साइज होते हैं, जैसे D1 जो है P10 के बराबर होता है, सॉरी D1 फर्स्ट डी साइज जो है ये P10 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप DI की बात बताते हैं, DI की बात बताते हैं तो P10I के बराबर होता है। DI P10I का क्या मतलब है, अगर आप I की जगह 1 पुट कर लें, इस तरह ये है, I की जगह 1 पुट कर लें तो 10 इंटू 1 10 ही हो जाता है, यानी यही आ जाता है। I की जगह आप 2 पुट कर लेते हैं तो D2 10 इंटू 2 20 हो जाता है, तो D2 इक्वल टू P20। तो इस तरीके से हमने ये आपको बताया हुआ है, ये मुख्तलिफ डिसाइल्स हो सकते हैं। मीडियन हमारे पास एक खास परसेंटाइल है और वो P50 के बराबर होता है, सेकेंड क्वार्टाइल के बराबर होता है, या D5 के बराबर, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। एंड इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपने इस परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करने, क्वार्टाइल और मीडियन, तो उसके लिए ये एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जाके इसको देख लें, खुद ब खुद बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की। हमारे पास लफ्ज़ है वेरिएबिलिटी, स्प्रेड, डिस्पर्शन, वेरिएशन, डेविएशन, ये सब मुख्तलिफ अल्फाज हम बोलते हैं। ऑल ऑफ देम आर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। Verify observation in data set are equal to its measure of central tendency। आपने देखा है ना, और बहुत कम कभी ऐसा होता है कि आपके पास 8-10 ऑब्जर्वेशन और आप उसका एवरेज मालूम करें तो वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन डेटा के एवरेज के बराबर हो जाएं। इसका बहुत कम चांस है, अक्सर ऑब्जर्वेशन डेटा के एवरेज से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम देयर एवरेज, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डेविएशन और वेरिएबिलिटी। ये जो ऑब्जर्वेशन अपने एवरेज से मुख्तलिफ होते हैं इसको हम डेविएशन कहते हैं या वेरिएबिलिटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री में यह बहुत अहम बात है कि हम इस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कर सकें। और ये किस लिए, क्योंकि अगर आपके पास जो है ना प्रोडक्ट इस तरह बने कि कोई छोटा बन जाए कोई बड़ा बन जाए, तो उसके तो में तो 100 तरह के मसाइल निकल आने शुरू हो जाएंगे। अब बिलफर्ज अगर आप का मोबाइल का एक पर्टिकुलर पार्ट ख़राब हो गया है और आप वो पार्ट बदलने के लिए जाएं और वो दुनिया जहाँ के पार्ट लेकर आए हो, कभी एक ट्राई करे, कभी दूसरा ट्राई करे, कभी तीसरा ट्राई करे कि जी ये फिट नहीं बैठ रहा, ये फिट नहीं बैठ रहा, तो ये तो क्वालिटी का बड़ा ख़राब मसला हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में ये बड़ी अहम बात है कि चीज़ें एक साइज़ की, जिस साइज़ की हम चाहते हैं उसकी बने और वेरिएबिलिटी ना हो या वेरिएबिलिटी इंतहाई कम हो। तो इसके लिए जो है हम वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये मैनेजमेंट साइंस का रूल है, टू कंट्रोल समथिंग वी नीड टू मेजर इट एंड टू मेजर वी नीड टू डिफाइन इट। ठीक है ना जी। तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी पैमाइश ज़रूरी है और जिसकी पैमाइश करना चाहते हैं उसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। तो दिस पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन डील विद डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। तो अभी जो कुछ हम आपको बताएंगे वो ये कि ये डिस्पर्शन या वेरिएशन या जो भी है, स्प्रेड है, वेरिएबिलिटी है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसको मेजर कैसे करते हैं। आपके पास वेरिएबिलिटी के मेजरमेंट के जो मेजर टाइप्स हैं उसमें दो मेजर टाइप्स हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर्स और एक है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स में ये खास फर्क है कि इनमें डेटा में जो आंसर आता है उसके साथ कोई यूनिट लगा होता है, वो यूनिट आमतौर पर वही होता है जो ओरिजिनल डेटा का होता है या वो हर स्लाइटली मॉडिफाइड होता है। तो एब्सोल्यूट मेजर में ये बात होती है। रिलेटिव मेजर में कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस मेजरमेंट होते हैं जिसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर में सिमिलर यूनिट एज इन गिवन डेटा,
ठीक है ना। सेम यूनिट मैंने नहीं कहा, सिमिलर यूनिट मैंने कहा, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बातों का। और इधर जो है हमारे पास जो है यूनिटलेस मेजरमेंट होती है, मैयर्स होते हैं, मतलब हमारे पास पैमाइश है में कोई यूनिट नहीं होता, और जनरली इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री वगैरह से याद हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिजिक्स से, या इसी तरह के और जिसका कोफिशिएंट आप कहते थे जिसका कोई यूनिट नहीं होता। बहरहाल एब्सोल्यूट मैयर हमारे पास मिसाल है रेंज, और इसका रिलेटिव मैयर है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट मेजरमेंट है इंटरक्वार्टाइल रेंज, और इसका कोफिशिएंट है इसका रिलेटिव मैयर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसको वैसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। इसी तरह वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर एब्सोल्यूट मैयर है तो इधर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आप जाएंगे, और ये एक वीडियो, दो वीडियोस हैं इस पर, रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज पे, इन दो पर मैंने एक वीडियो बनाई है, रेंज इंटरक्वार्टाइल रेंज पे एक वीडियो बनाई है, और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। तो ये दो वीडियोस इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको इनके फार्मूले, कंप्यूटेशन प्रोसीजर, सारा कुछ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये कुछ एक दो टॉपिक हैं जो बुक में हैं, और इनको मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। स्क्यूनेस इज यूजुअली डिस्क्राइब मेजर ऑफ डेटा सेट सिमेट्री, हमारा डेटा कितना सिमेट्रिक है, और लेक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस बेसिकली इज अ मेजर ऑफ लेक ऑफ सिमेट्री, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ सिमेट्री। तो a perfectly symmetrical data set will have skewness of value 0, जिसका skewness 0 होगा तो perfectly symmetrical होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा मशहूर बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका skewness 0 है। Excel uses the following formula to compute skewness for sample data। तो ये फार्मूला है जो एक्सेल इस्तेमाल करता है अगर आप उसको किसी डेटा का स्क्यूनेस का बताएं। बाकी ये कुछ रूल है, अगर स्क्यूनेस -0.05 से 0.5 से लेकर 0.+0.5 तक हो तो हम कहते हैं कि नहीं, फेयरली सिमेट्रिकल है, मतलब स्क्यूड नहीं है। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू जो है -5 से कम होके -1 के दरमियान, यानी -5 -1 के दरमियान हो, या +5 और 0.5 से लेकर 1 के दरमियान हो, तो हम इसको मॉडरेटली स्क्यूड कहते हैं। और अगर -1 से भी छोटा हो जाए या +1 से भी बड़े हो जाए तो इसको हम हाईली स्क्यूड कहते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, ये डेटा मेरे पास सिमेट्रिकल है और ये नॉर्मल के करीब है, ठीक है, और इसमें स्क्यूनेस 0 है। लेकिन जो डेटा इस तरह ना हो, जो डेटा ये फॉर्म में ना हो, खुदा करे वो ये टेल इस साइड पे पड़ी हो जाए या इस साइड पे पड़ी हो जाए, कोई भी बेतरतीबी हो जाए, तो हम कहते हैं ये स्क्यूड हो गया, ये डेटा स्क्यूड हो गया। वो तो ये है कि हमारे पास ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमारे पास आप कोई ऐसे वेरिएबल को स्टडी करते हैं जिसको लोग कंट्रोल ना कर रहे हो, जैसे एक पौधे की हाइट है या इंसानों की अपनी हाइट ले लें, तो आपको ये एवरेज हाइट है, जहां भी माउस है एवरेज हाइट वाले इंसान आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आप एवरेज से आगे जाते हैं तो आपको लोग कम मिलने लगते हैं, और एवरेज से कम योग की तरफ जाते हैं फिर भी आपको लोग कम मिलते हैं। एवरेज से बहुत कम चले जाते हैं तो लोगों की तादाद बहुत कम हो जाती है। एवरेज से बहुत आगे चले जाते हैं तो भी लोगों की तादाद कम हो जाती है। दरमियान वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है जो एवरेज के करीब है। ये शेप जो है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मल से जितना डेविएट कर जाए तो हम कहते हैं वो स्क्यूड हो गया। अच्छा जी, कोटोसिस पैरामीटर is a measure of combined weightage of a tail relative to the rest of the distribution। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें जरा पिछले आए कि टेल में कितना वजन आ गया है बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में, टेल्स की तरफ कितना आ गया, टेल्स की तरफ कितना आ गया है बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में, वजन कितना ज्यादा टेल्स की तरफ आ गया है, ठीक है ना जी। सो कोटोसिस इज ऑल अबाउट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द पीकेडनेस और फ्लैटनेस। जिस तरह बाज बुक में पीकेडनेस फ्लैटनेस का जिक्र होता है, ये उसके मुतालिक नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के टेल के मुतालिक है। इट मेजर्स द टेल हेवीनेस, के टेल कितना हेवी है, ठीक है ना, ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन।
और एक्सेल जो है ये इस फार्मूले से कैलकुलेट करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजेस दिस फार्मूला। और ये फार्मूला ऐसे तरीकाकार से इसे ये पोर्शन माइनस किया गया, वरना अगर ये माइनस ना किया होता तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी वैल्यू 3 आती, लेकिन ये माइनस करने की वजह से इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी वैल्यू 0 आती है। बाकी कोटोसिस को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं तो इसके थोड़ा बहुत बताया गया है कि जी पॉजिटिव कोटोसिस इम्प्लाइज द डिस्ट्रीब्यूशन विद मोर एक्सट्रीम पॉजिटिव डेटा वैल्यू, या जिसको आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है ना, कोटोसिस की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मोर एक्सट्रीम पॉजिटिव डेटा वैल्यूज, जिसको आउटलायर्स कहते हैं, देन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास सिचुएशन लेफ्ट टू कोर्टिक हो जाती है। नेगेटिव वैल्यू जो है ना इम्प्लाइज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेस एक्सट्रीम पॉजिटिव डेटा वैल्यू देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दस थिनर टेल या प्लेटिकोटिक हो जाता है। ठीक है ना, टेल आपके पास थिनर होने लगती है, यहाँ टेल आपके पास लंबी हो रही होती है। ठीक है ना, और दरमियान की सिचुएशन हो नॉर्मल जैसी तो ये मेसोकॉर्डिक हो जाएगी। ठीक है ना जी। अच्छा, अभी स्क्यूनेस और कोटोसिस हमारे आइडियाज़ अभी भी इतने डेवलप नहीं हैं, और कई दफ़ा ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इस दो चीज़ों पर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, जेड स्कोर्स क्या हैं? जेड स्कोर, also called standard score, give you an idea of how far from the mean a data point is, कि एक ऑब्जर्वेशन डेटा के सेंटर से कितना दूर है। लेकिन मसला यह है कि ये दूरी आपने बिल्फर ओरिजिनल डेटा मीटर्स में है, तो ये दूरी आपने मीटर में नहीं नापनी। ठीक है, कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, ये डेटा डिस्टेंस आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस में नापनी है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। ठीक है ना जी। तो ये ज़रा डिफरेंट तरीका कार है। जेड स्कोर का फार्मूला ये है एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंड डेविएशन, यानी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन डिवाइड बाई स्टैंड डेविएशन। मतलब है किसी भी वेरिएबल से, ये वेरिएबल की ऑब्जर्व वैल्यू है, किसी भी वेरिएबल से उसका मीन माइनस करें और उसी के स्टैंड डेविएशन पर डिवाइड कर दें, ये जेड स्कोर हो जाएगा। बिलफर्ज अगर एक हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है एक्स बार, जो सैंपल से अरिथमेटिक मीन आप कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है, और ये इसलिए वेरिएबल है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर सैंपल, यह सैंपल टू सैंपल चेंज हो जाता है। तो अगर आप एक्स बार का मीन हमारे पास म्यू हो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिग्मा बाई अंडर रूट एन हो, ये वैसे ज़रा एडवांस स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे, तो इसका जेड स्कोर इस फार्मूले से आएगा, एक्स बार से मीन माइनस करेंगे और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या करें कि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एस नहीं है, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको बात बतानी है शेबशेफ थ्योरम की। Shibashef theorem enable us to make statement about the proportion of data value that must be within a specified number of standard deviations of the mean, specified number of standard deviation of the mean। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको z स्कोर की आवाज आ रही होगी, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। ठीक है ना जी। तो ये है, ये थ्योरम बता रहा है कि एटलीस्ट 1 माइनस 1 और के स्क्वायर ऑफ डेटा वैल्यूज मस्ट बी विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन वेयर के इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्या मतलब हुआ कि ये देखें, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और ये कोई वेरिएबल है जिस वेरिएबल में मैं इंटरेस्टेड है। वो कह रहे हैं कि ये वेरिएबल एक्स बार माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान आ जाए, इसका कितना चांस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कम अज कम एटलीस्ट इतनी है 1 माइनस 1 और के स्क्वायर, और वेयर के इज एनी नंबर। के बेसिकली असल में वही जेड है, स्टैंडर्ड स्कोर है। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास अपर लिमिट है। कहने को बिल्कुल सादा सी स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी मार्केटिंग में इसकी कितनी सारी जगहों पर बड़ी अहम एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इसकी बड़ी अहम एप्लीकेशन है, और अभी थोड़ी देर में आपको इस थ्योरम की अहमियत समझ आ जाएगी।
ये देखें, पहले तो ये देखें कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर बहुत छोटा हो तो इसका क्या फायदा होगा। इम्पोर्टेंट स्मॉलर सिग्मा, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डिविएशन इन 6 सिग्मा। 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल का एक आइडिया है, ठीक है ना। When sigma standard deviation of a process is enough small, a company may achieve the following difficult target. ये एक बहुत मुश्किल टारगेट है, लेकिन मुमकिन है कि कंपनी इसको अचीव कर दे। ये क्या है टारगेट? इस टारगेट में क्या है कि मीन से 6 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर दी और मीन में 6 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस कर दी। तो ये जो लोअर लिमिट आया, ये कंपनी के लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बड़ा है। मतलब है ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, ये कोई खराब प्रोडक्ट नहीं है। और ये मीन प्लस 6 एनिवेशन ये इसके अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से छोटा है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेबल है। बज़ाहिर तो इतना दूर चले गए हैं और अब भी एक्सेप्टेबल है, इसका क्या मतलब हुआ? ये बात आपको समझानी है। अच्छा जी, लोएस्ट एनिवेशन का क्या मतलब है कि ज्यादातर ऑब्जर्वेशन जो है डेटा के सेंटर के करीब है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन ज्यादातर डेटा के सेंटर के करीब है। और जबकि हाईएस्ट एनिवेशन का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन डेटा के सेंटर से बहुत दूर चले गए, ठीक है ना। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने दो डेटा सेट लिए हैं, ये कॉलम अलग डेटा सेट को शो कर रहा है, ये अलग डेटा सेट को शो कर रहा है, लेकिन एक बात कॉमन है कि दोनों का मीन 100 है, दोनों का मीन 100 है। अलबत्ता इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत छोटा है, 0.0001 बहुत छोटा है। अब जरा देखें, जब आप इससे स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो 100 के बाद 110 एक दफ़ा प्लस करते हैं। अगर दो दफ़ा प्लस करते हैं तो 120, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, तो ये वैल्यू बहुत बढ़ने लगती है। माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अब अगर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 100 यूनिट्स होगा और उसने एक और जगह पर जाकर एक और मशीन में ऐसी जगह पर लगना है जिसका इंटरनल डायमीटर जो है 100 यूनिट्स होगा, तो 100 यूनिट्स वाली जगह पर 110, 120, 130 इनका फिट आना तो मुश्किल है, या इनका लूज फिट देगा और मुमकिन है वो प्रोडक्ट उससे गिर ही जाए। तो इनमें तो मसला होगा। लेकिन जरा इधर देखें, अगर आपने एक जगह 100 के लिए बनाई है और प्रोडक्ट आप समझते हैं कि उसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है 100 यूनिट्स हो, तो अगर आप एक दफ़ा स्टैंडर्ड डिवीएशन जमा कर लेंगे, 2 दफ़ा, 6 दफ़ा भी जमा कर लेंगे, तो 100.0006 क्या होता है? वही 100 ही होता है। या अगर इससे बहुत दफ़ा भी माइनस कर ले, 6 दफ़ा माइनस 99.9994 क्या होता है? ये 100 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन बहुत कम हो जाने से आपकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर रही है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, ठीक है ना जी। और अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है, विच इंडिकेट्स द पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी। अच्छा, ये तो था स्टैंडर्ड डिवीएशन कम हो जाए तो क्या होगा। अब दूसरी बात यह कि खुद डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़ायदा है, डिस्ट्रीब्यूशन का अपना इसमें क्या फ़ायदा है। देखें, अगर हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पता ना हो, ये जो शिफ्ट इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई है ये वाली, यहाँ पर हमने नहीं बताया कि डेटा खामखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो। शिफ्ट इनइक्वालिटी कह रही है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आई हो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा आया हो तो वो इस रूल को फॉलो करेगा। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो वो दो लिमिट्स के दरमियान सिर्फ 0% डेटा होगा। कौन से दो लिमिट? ऊपर जो बता दी मैंने, और दो लिमिट के दरमियान सिर्फ 0% डेटा होगा। और अगर के की वैल्यू 2 होगी तो 75%, 3 होगी तो 88%। ये आप उधर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह 4, 5 और 6 होगी तो 97।
तो बाहर, लेकिन ये के की किसी भी वैल्यू के, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये बात बता सकते हैं, ठीक है ना जी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिलफर्ज के इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए आप समझ लें, के इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है ना। पहले 2 के लिए समझ लो, 3 के लिए समझ ले, तो आपको बात समझ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है, तो सपोज करते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो के की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो ये जगह से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा से लेके म्यू माइनस 2 सिग्मा, यानी 80 से लेके 120 तक, 80 से लेकर 120 तक, और देखिए 2 सिग्मा की बात हम बात कर रहे हैं, तो 80 से लेकर 120 तक कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन होगी, 2 सिग्मा की बात हम बात कर रहे हैं, तो ये 75% ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 75% ऑब्जर्वेशन जो है ना 2 सिग्मा के दरमियान होगी, इस और इसके दरमियान, ठीक है। और अगर 3 सिग्मा कर रहे हैं ये और ये, यानी 70 और 130 के दरमियान, तो वो कितने परसेंट होगी, वो होगी 88.88, यानी 89%। अब ज़रा आप देखें कि 2 से 3 तक जाते हुए रास्ते में कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन आएंगे, तो आप 89 से 75 माइनस कर लें, ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है, ये काफ़ी बड़ी परसेंटेज उधर भी मौजूद है, ठीक है ना जी। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ये डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। असल में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये मसला हो, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, बेल शेप हो, तो पहली बात है यहाँ 1 स्टैंडर्ड डिवीजन पे 0% था, यहाँ 1 स्टैंडर्ड डिवीजन पे 68% तो पहले ही पर आ गया, और 2 पे 95%, ये देखिए कहाँ 75 कहाँ 95, तो इधर एकदम से चंद एक लिमिट के दरमियान ही बहुत बड़ी परसेंटेज है, और 6 डिवीजन तक तो जाते जाते ऑलमोस्ट 100% डेटा आपका आ गया। और आप देखिए कि अगर 6 डिवीजन तक आपके 100% डेटा है और आपकी कंपनी ये लेवल अचीव कर लेती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट्स तकरीबन सारे के सारे फ्लॉलेस हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स फ्लॉलेस हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ओके, the result of a national survey showed that on average adults sleep 6.9 hours per night, यानी ग्रोन अप पीपल जो है ऑन एवरेज 6.9 आवर्स पर नाइट सोते हैं, और ये केस डेटा का स्टैंडर्ड डिवीजन 1.2 आवर्स है। अब आप शिफ इनइक्वालिटी की मदद से बताएं कि उन लोगों की परसेंटेज क्या है जो 4.5 आवर्स से लेकर 9.3 आवर्स तक सोते हैं, या वो जो 3.9 आवर्स से लेकर 9.9 आवर्स तक सोते हैं उनकी। अच्छा, ये दो क्वेश्चन जो हैं इसमें हमने किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की, और इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल की बात की है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको इन दो बातों में फ़र्क मज़ीद वाज़े हो जाएगा, इन दोनों में फ़र्क मज़ीद वाज़े हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने इधर सॉल्व किया है। ये 6 सिग्मा की एप्लीकेशन है, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत अहम टॉपिक है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका डेटा इस तरह है कि सपोज ये आपके डेटा का सेंटर है, ठीक है ना, ये आपका डेटा का सेंटर है, ठीक है, और ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 2, 3, 4, 5 और 6 स्टैंडर्ड डिवीजन पर इधर कहीं आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और यहाँ अपर स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब आपका सारा डेटा ऑब्जर्वेशन ऐसे, और बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी है। और अगर थोड़ी कभी कभार थोड़ा सा मसला भी पैदा हो जाए, मशीन में ज़रा खराबी पैदा हो जाए, तो आपका डेटा इधर के बजाय शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो भी वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर होगा। और अगर गलती पैदा हो गई दूसरे साइड पर और डेटा इधर चला गया तो भी आप इन स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है कि हम 6 सिग्मा का जो आइडिया है, ये वैसे तो आपका मार्केटिंग और कोर्सेज में पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक की बहुत एप्लीकेशन है, और ख़ासतौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन की इसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है।
The term Six Sigma process comes from the notation that it is if one has six standard deviation. Why Six Sigma? Six standard deviation between the process mean and nearest specification limit. प्रोसेस के मीन और नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट के दरम्यान अगर 6 स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए, ये देखिए प्रोसेस के मीन और नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट के दरम्यान अगर 6 स्टैंडर्ड डिविएशन का फासला आ जाए, या इस साइड पे भी 6 स्टैंडर्ड डिविएशन का फासला आ जाए, ए शोन इन द ग्राफ, ठीक है ना, practically no item will fail to meet specification, or this is based on the calculation method employed in process capability studies. Process capability study measures the number of standard deviation between the process mean and nearest specification limit, ठीक है ना, और जिसको हम सिग्मा कहते हैं, और बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। अच्छा जी, अब आपसे बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। अच्छा जी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का एक पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं, वह है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब ये मौजूदा जो लेक्चर है इसमें हम 5 नंबर समरी और उसका बॉक्स प्लॉट एक खास किस्म का ग्राफ है उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो 5 नंबर्स कौन से होते हैं? ये होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको P0 कहते हैं, 0th परसेंटाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको P25 कहते हैं, मीडियन जिसको P50 कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल जिसको P75 कहते हैं, और लार्जेस्ट वैल्यू जिसको P100 कहते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ परसेंटाइल होते हैं। और अब आप ये वीडियो देखेंगे 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट, ताकि आपको डिटेल में ये चीज़ भी समझ आ जाए और खासतौर पर बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं ये भी समझ आ जाए। वैसे इतना मैं करता जाऊँ कि आपके लिए बॉक्स प्लॉट में एक जगह मैंने शो भी किया हुआ इधर, इसमें एक बॉक्स ड्रा करते हैं जिसमें एक ये जो लाइन है ये लोअर क्वार्टाइल को Q1 को, ये अपर क्वार्टाइल यानी Q3 को, और ये मीडियन यानी Q2 या मीडियन को शो कर रहा होता है। इसके अलावा हम इसमें अपर लिमिट बनाते हैं, लोअर लिमिट बनाते हैं। वो कैसे करते हैं? बेसिकली हम पहले तो ये करते हैं कि अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल माइनस कर देते हैं, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ये मालूम करने के बाद हम ये जो आंसर आ जाए उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वो आंसर जो है अपर क्वार्टाइल के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अपर लिमिट, और लोअर क्वार्टाइल से माइनस करते हैं तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाता है। अब जो डेटा इन लिमिट्स के दरमियान है उनको हम नॉर्मल डेटा कंसिडर करते हैं, जो इन लिमिट से बाहर चला जाए उनको हम आउटलायर कंसिडर करते हैं, ठीक है देखिए। तो ये हमारे पास आइडिया है इसका, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए 5 नंबर समरी और बॉक्स प्लॉट के लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना जी। और इस पर फुल डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए दी हुई है, आप कोशिश करें कि ये वीडियो ज़रूर देखें, 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट। और यहाँ पर ये जो है ना बॉक्स प्लॉट को इस्तेमाल किया गया कंपैरिजन के लिए। ज़रा ये देखिए अकाउंटिंग वालों का बॉक्स प्लॉट कैसे बन रहा है, फाइनेंस वालों का, इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों का। पता ये चल रहा है कि अकाउंटिंग वालों के जो जो मंथली स्टार्टिंग सैलरी वो ज़्यादा होती है और मैनेजमेंट वालों की काफ़ी कम होती है। तो ये थोड़ा बहुत ये ख़ास मार्केट में ये सिचुएशन है। अच्छा जी, बस ये आखिरी टॉपिक है, मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक हम कैसे स्टडी करते हैं। क्योंकि अभी तक जितना मैं बता रहा था ये एक वक्त में एक वेरिएबल था। जब हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो उनके दरमियान असल में हमें ताल्लुक दिलचस्पी होती है कि भाई उनका आपस में ताल्लुक क्या है। बिल्कुल जैसे कि जैसे ज़्यादा सिगरेट पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो ये इनका आपस में ताल्लुक होता है। इस तरह के और वेरिएबल का आपस में ताल्लुक होता है। टाइम ज़्यादा गुजर जाए तो गाड़ी ज़्यादा फासला तय कर लेती है, तो ये इनके एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएशन मेजर करने के लिए एक चीज़ हम मेजर करते हैं जिसको कोवेरियंस कहते हैं, जिसको कोरिलेशन कहते हैं। ये हम इंशाल्लाह मेजर करके बताएंगे आपको। एसोसिएशन मेजरमेंट के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप तो ये कि आप स्कैटर प्लॉट स्टडी करें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल आप स्कैटर प्लॉट स्टडी करें।
फिर दूसरी बात यह कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करें। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट और अगर इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये क्या करते हैं, ये इनका मकसद ये होता है टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। और आखिर में एक और चीज़ है जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, वो इस्तेमाल करके आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड स्टेप हम अपने कोर्स में काफ़ी बाद में करेंगे। फिलहाल हम 2 स्टेप्स की, ये स्टेप हम कवर चुके हैं और ये हम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो है ना, उसके लिए एक तो हम कोवेरियंस मालूम करते हैं, लेकिन कोवेरियंस से भी ज़्यादा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हमें भारत। कोवेरियंस इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है एब्सोल्यूट मेजर, कि इसका यूनिट होता है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ टू व्हिच टू व्हिच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर, कि एक दो वेरिएबल इकट्ठे किस हद तक वेरी करते हैं। इसके बजाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का मतलब है इसका कोई यूनिट नहीं होता, बाकी एसोसिएशन का मेजरमेंट है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ टू व्हिच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर, बिल्कुल उसी तरह काम करता है। और स्टूडेंट को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर -1 और +1 के दरमियान आना चाहिए। बहुत कम हो जाए तो यहाँ पर -1 के बराबर हो जाए, या मैंने इक्वल टू नहीं लिखा लेकिन आप समझे कि यहाँ इक्वल टू है, और यहाँ भी इक्वल टू है क्योंकि यहाँ पर +1 भी हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये कैसे मालूम करते हैं? इट इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब आप इसकी ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बाकी सारी डिटेल उधर समझ आ जाएगी। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।